नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके समक्ष समय-समय पर आते रहें। दोस्तों, इससे पहले कई वीडियोस बनाए जा चुके हैं जो कि जजमेंट्स के आधार पे बनाए गए हैं, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द 498 के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्योंकि ये वीडियो बेसिकली एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ये ताकि जिन लोगों पर अभी-अभी केस लगा है या क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के सामने कोई कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी है, अक्सर लोगों में या फिर लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर लोगों में जिज्ञासा रहती है कि 498 केस लग गया है, 498 है क्या ये? इंटरनेट में सब कुछ मिल जाएगा, सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर शेयर की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहेंगी। 498 केस जो होता है वो क्यों लगाया जाता है? 498 में सिर्फ मैरिड वुमेन ही लगा सकती है, मैन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? कौन कंप्लेंट डाल सकता है? ये सेक्शन क्यों किस लिए बनाया गया है? कई सवाल उठते हैं। जब भी कोई कंप्लेंट डाली जाती है 498 की तो कई सवाल आ जाते हैं कि अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि पुलिस स्टेशन से कोई मैसेज आया है या फिर वुमेन सेल से बुलाया है कि आपकी वाइफ ने कंप्लेंट डाली है, तो कई सवाल दिमाग में उठते हैं। जो लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं, जब ट्रायल फेस कर चुके हैं, उनके लिए उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो चुकी होगी, लेकिन जो लोग अभी जिन लोगों पे अभी केसेस लगे हैं या कंप्लेंट की स्टेज पे है या फिर वुमेन सेल के सामने वो प्रोसीडिंग्स के लिए बुला रहे हैं या फिर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग पड़ी हुई है, तो अक्सर और चूंकि जो कंप्लेंट डाली जाती है तो वो कंप्लेंट की कॉपी एट द मोमेंट नहीं दी जाती जब तक जो एफआईआर है वो उसका फाइनल आउटकम नहीं आ जाता है। तो एफआईआर जो है वो कॉपी सप्लाई नहीं की जाती जो जिनके अगेंस्ट उन्होंने किसी ने कंप्लेंट डाली है। तो खासकर अगर वुमेन सेल के सामने है तो कंप्लेंट के कंटेंट्स भी नहीं बताए जाते कि इस कंप्लेंट में क्या लिखा है, लेकिन ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि अगर कोई वाइफ वहां गई है, पुलिस स्टेशन गई है और पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट वुमेन सेल में गई है, तो जो एलिगेशंस जो लगाई गई हैं उससे जो इंग्रेडिएंट्स हैं 498 के जो हैं वो मैच करते हैं। जब आपको एफआईआर मिल जाएगी, चार्जशीट मिल जाएगी, एफआईआर मिल जाएगी, तब तो कंफर्म्ड हो जाएगा कि ये 498 के अंदर ही पुलिस ने ये केस रजिस्टर्ड किया है। लेकिन 498 ए होता क्या है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी स्प्रेड करने का कोशिश की है कि जानकारी जितनी हो सके वो उसे सर्कुलेट की जा सके इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये 498 ए होता क्या है? ये पहले तो एक इंडियन पीनल कोड होता है, जो एक इंडियन पीनल कोड में जितने भी जो ऑफेंसेस हैं उनकी डेफिनेशंस दे रखी है। ये एक सब्सटेंशियल लॉ है जो इसमें जितने भी ऑफेंसेस हैं हमारे कंट्री के, तो इंडियन पीनल कोड का मतलब ये जितने भी ऑफेंसेस हैं ये सारे इसमें लिखे हुए हैं। जो भी कोई आदमी ऑफेंस करता है तो स्टेट इसको प्रोसिक्यूट करती है जिसके अगेंस्ट विरुद्ध कंप्लेंट डाली गई है। तो जो भी कंप्लेंट डालता है पुलिस स्टेशन जाता है तो ये स्टेट बनाम जो जिसके अगेंस्ट डाली गई है कंप्लेंट वो उसका मुकदमा दायर होता है। तो ये एक इंडियन पीनल कोड है जो कि 1860 का बना हुआ है, जो कि समय समय पर इस पे कई सेक्शंस इंसर्ट करते रहे हैं, संशोधन भी होते रहे हैं और कई सेक्शंस डिलीट भी हो गए हैं। जैसे 497 था, अडल्ट्री का कानून था, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मतलब एक जजमेंट में इसको डिलीट कर दिया। तो कई सेक्शंस थे समय समय पर, ये सारे जो सेक्शंस थे 161, 162 ये सारे समय समय पर रिपील्ड होते रहे हैं, ये स्ट्राइक डाउन भी होते रहे हैं और साथ में कुछ जो सेक्शंस है इंसर्ट होते रहे हैं। इसलिए लॉ की जो डेफिनेशन है वो कभी भी मतलब फिक्स नहीं रहती है, हमेशा समय अनुसार
बदलती रहती है और क्राइम्स नए-नए आते हैं, जो नई-नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से संशोधन समय के साथ ही लॉ भी चेंज होता रहता है। आज जो लॉ है ज़रूरी नहीं जो कल लॉ होगा वो वही रहेगा। बहुत ज़्यादा हो सकता है अब्यूज़ हो जाए, तो अब्यूज़ होने लग पे तो लेजिस्लेचर कोई कानून बना दे, उसका उसे स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है या फिर कोई नया कानून डाल सकती है, बना सकती है। तो ये सारे जितने भी कानून हैं, ये सब इंडियन पीनल कोड में लिखे गए हैं। और जैसे 497 का जो सेक्शन था वो अडल्ट्री का था, जो कि अभी तो ये पुराना थोड़ा सा डाउनलोड किया हुआ है। अब ये सेक्शन जैसे 497 का है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिलीट कर दिया। तो ये सारे सेक्शंस जो हैं ये इंडियन पीनल कोड के अंदर डाले गए हैं। ये टोटल जो सेक्शंस है 511 तक है, जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सबके सेक्शंस हैं। ये सारे सेक्शंस हैं, ये 510 सेक्शन, ये सारी धाराएं जिसे कहते हैं हिंदी में, वो सारी धाराएं हैं। और ये उसके जो है वो मतलब नेम ऑफ द ऑफेंसेस है उसके बारे में बता रखा है। ये सारे सेक्शंस हैं। ये सारे सेक्शंस में जब भी कोई कंप्लेंट डाली जाती है, कोई एलिगेशंस लगाई जाती है, तो पुलिस जो है वो किसी सेक्शन के अंतर्गत जो है वो केस को रजिस्टर करती है। अब आइए 498 की धारा के ऊपर। देखिए 498 अलग है और 498 ए जो है वो अलग है। ये चैप्टर 498 ए जो है वो चैप्टर 20 ए के अंदर डाला गया है, जिसे इसका टॉपिक अलग से डाला गया है, क्रूरटी बाय द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। जो ये टॉपिक है इसके अंदर डाला गया। तो आइए हम इसे डिटेल में जाते हैं। ये देखिए ये चैप्टर 20 ए जो है ये इंसर्ट किया गया था 1983 में। ये अगर आप इसका जो बॉटम पोर्शन है उसको देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट बाय एक्ट 46 ऑफ 1983 सब सेक्शन 2। तो ये रिकॉर्ड के हिसाब से 25 ऑफ दिसंबर 1983 में इसे इंसर्ट मतलब ये इफेक्टिव हुआ था। तो मींस 1983 से पहले ये कानून नहीं था। ये पूरा का पूरा जो कानून जो डाला गया था पार्लियामेंट के से माध्यम से, ये जो सरकार ने पार्लियामेंट से पास करवा के इसमें इंडियन पीनल कोड में इंसर्ट कराया था। इससे पहले जो था वो सिर्फ 498 था। 498 के बाद 499 जो कि डिफेमेशन था। इस कानून को बीच में डाला गया 498 ए को 498 के अंदर 498 और 499 के बीच में इसको इंसर्ट किया गया है। तो अब ये देखिए ये तो कानून बन गया, अब ये इंडियन पीनल कोड में डाल दिया गया। अभी ये कहता क्या है कानून, इसके भी बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना जरूरी है। इवन जो लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनमें भी शायद क्रिमिनल लॉ के अंदर आजकल पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन ये सारे जो सेक्शंस हैं, सारे सेक्शंस जो है बीए ऑनर्स एलएलबी के कोर्स के अंदर नहीं पढ़ाए जाते, कुछ मेन सेक्शंस ही पढ़ाए जाते हैं। तो ये जब कॉमन प्रैक्टिस में आते हैं या फिर जो भी फील्ड में जाते हैं, जिस भी लीगल फील्ड में जाते हैं, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे करके वो अक्वायर्ड करके की जाती है। और जो अब ये उसको छोड़ के हम इस इशू पे आते हैं 498 के अंदर देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये लिखा हुआ है हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ ए वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूरल्टी। तो मीन्स सिर्फ ये हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड के ऊपर ही बनाया हुआ ये कानून है, जो कि वुमेन को क्रूरल्टी करें, सब्जेक्टिंग हर टू क्रूरल्टी। मीन्स सिर्फ हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड के लिए बनाया गया कानून है। तो मीन्स अगर कोई हस्बैंड को कोई हरास करती है वाइफ, तो हस्बैंड के लिए कोई कानून नहीं है। मीन्स हस्बैंड के वो अगर उसके वाइफ या उसके रिलेटिव हरास करते हैं तो हस्बैंड के लिए ये कानून नहीं बनाया गया है। ये कानून 1983 में बनाया गया था। तब क्या लेजिस्लेचर ने क्या सोच के बनाया था, क्या अपनी विजडम थी और क्या तथ्य थे, क्या एनालिसिस किया था, तब क्या टाइम अलग था। लेकिन जो आज का जो टाइम है वो है 2021 का। तो अब जो हस्बैंड को जो कोई हरासमेंट हो रही है, जो कोई वाइफ कर रही है हरासमेंट, या वाइफ के जो फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं, तो ये जो है हस्बैंड के लिए नहीं बनाया है, सिर्फ ये वाइफ के लिए बनाया गया कानून है। तो ये कुछ हद तक जो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। अगर मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोस आसानी से लोकेट कर लेंगे। कई जजमेंट्स थी राकेश शर्मा वर्सेस राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की, और सुशील
कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट थी, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 498 सिर्फ अब्यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया या अल्ट्रा वायरस हो गया। तो ये लेजिस्लेचर को देखना है कि उसके लिए क्या तरीके बनाए इसको मिसयूज को, अब्यूज को रोकने के लिए। तो खैर अब हम इस टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इसमें लिखा है हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ द वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूअल्टी। आगे डिफाइन क्या किया है इन्होंने कि हूएवर, आगे लिखा है हूएवर, कॉमा लगा के लिखा है बीइंग द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ ए वुमन। मीन्स सिर्फ ये वहां तक लिमिटेड है जो कोई हस्बैंड है वुमेन का या फिर कोई रिलेटिव है। अगर कोई आदमी जो रिलेटिव नहीं है तो वो इस सेक्शन के दायरे में नहीं आता है। कल को कोई कहते हैं कि पड़ोसी है, तो पड़ोसी को अगर जो है रिलेटिव, जो नेबर है वो हस्बैंड का, वो इस सेक्शन के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि ये वो नेबर जो है वो रिलेटिव नहीं है। हाँ, अगर कोई रिलेटिव नेबर में रह रहा है तब वो इस सेक्शन के दायरे में आ सकते हैं। अगर ये, क्योंकि ये सिर्फ सेक्शन सिर्फ वहां तक ही लिमिटेड है जो कि हस्बैंड है और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ द वुमन है। तो जो हस्बैंड से कोई जो भी रिलेटिव होगा, चाहे फर्स्ट लाइन कजन होंगे या अंकल आंट जो भी हैं, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर या जो भी उनके सिस्टर या सिस्टर के हस्बैंड जो भी होते हैं, जो भी बहन हैं, जो रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड होंगे वही उस 498 के दायरे में आएंगे। अब आगे लिखा क्या, हूएवर के साथ एक इन्होंने फ्रेज बना दी थी, डिफाइन किया था हूएवर मींस बीइंग द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ ए वुमन। तो इसको फ्रेज को डिफाइन किया था, ये मींस हूएवर के अंदर, हूएवर मींस कोई नहीं, सब लोग नहीं, सिर्फ हस्बैंड और जो रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड है उनके लिए बनाया है ये, मतलब उनको कवर किया गया। आगे क्या लिखा, हूएवर सब्जेक्ट सच वुमेन टू अ क्रूरल्टी shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो मीन्स आप ये पूरी की पूरी लाइन में ये पनिशमेंट भी इसी सेक्शन में इंसर्ट कर दी है, क्योंकि एक सेक्शन 498A जो है वो अलग से ऐड किया गया था। तो नॉर्मली जितने भी सेक्शंस हो हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड के जैसे 3 ग्रीवियस हर्ट है, उसकी पनिशमेंट फॉर द ग्रीवियस हर्ट जो है वो 325 के अंदर डिफाइंड है। तो सॉरी, जो भी 326 के अंदर डिफाइंड है। तो वॉलंटरी कॉजिंग जो हर्ट है उसका अलग से डिफाइंड है। तो पनिशमेंट जितने भी सेक्शंस हैं उनकी जो डेफिनेशंस है वो अलग अलग सेक्शंस में डिफाइंड की हुई हैं। लेकिन हम देख लेते हैं उनसे कौन से सेक्शंस में डिफाइंड की हुई है। जैसे क्यों देखिए 323 है जो कि हर्ट की जो डेफिनेशन है, ये देखिए, ये पनिशमेंट का जो सेक्शन बनाया हुआ है, जैसे पनिशमेंट फॉर द वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। तो और जो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है वो 321 के अंदर डिफाइंड है। वो पनिशमेंट जो है वो अलग सेक्शन में डिफाइंड है, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग द हर्ट। और अगर ये लिखा है कि वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और लिखा है पनिशमेंट फॉर द कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, तो उसके लिए अलग से सेक्शन बना रखे हैं। जो एक तो ऑफेंस का सेक्शन डिफाइंड अलग है और जो पनिशमेंट का जो सेक्शन है वो अलग है। लेकिन 498 में क्या है कि पनिशमेंट का भी सेक्शन उसी में इंसर्ट किया हुआ है और ऑफेंस का भी उसी में किया हुआ है। तो मतलब साथ ही उन्होंने लिख दिया है कि अलग से कोई सेपरेट सेक्शन ना बनाया जाए पनिशमेंट का, तो इसी में ही ऐड कर दिया गया है कि जो कोई हस्बैंड है, हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड है, वुमेन को क्रूरल्टी करते हैं, shall be punished with imprisonment for term which may extend to 3 years and shall also liable to be fined। तो मींस उनको जो भी मतलब जो क्रूरल्टी करेंगे वो वुमेन, मैरिड वुमेन को, तो उनको 3 साल की सजा होगी और फाइन भी होगा। ये चीज उन्होंने सेक्शन के अंदर इंसर्ट की हुई है। अब जो क्रूरल्टी है, देखिए अब यहाँ पर वर्ड यूज किया है क्रूरल्टी, ये लिखा है क्रूरल्टी। क्रूरल्टी का क्या डेफिनेशन है, देखिए क्रूरल्टी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है नीचे। ये देखिए एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 पोर्शन में डिवाइड किया उन्होंने क्रूरल्टी को, नंबर ए और नंबर बी। तो अब यहाँ पे लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन क्रूरल्टी मीन्स, पहला नंबर 1 ए पे जाइए, देखिए ए में क्या बताया, एनी विलफुल कंडक्ट मीन्स जानबूझ के किया हुआ कंडक्ट होगा, यानी विलफुल कंडक्ट। जो डिवोर्स के केसेस हैं और उसमें क्या होता है, उसमें भी क्रूरल्टी होती है, लेकिन वहां पे विलफुल कंडक्ट, जरूरी नहीं कि विलफुल कंडक्ट हो। कई बार जैसे पति इग्नोर कर देता है, जब वुमेन वाइफ इग्नोर कर देती है, या अपने में बहुत ज्यादा बिजी रहती है और घर के काम काज में इंटरेस्ट नहीं ले पाती, जब डिवोशन नहीं दे पाती, तो हस्बैंड को लगता है मेरे साथ मेंटल क्रूरल्टी हुई है। बेशक उस वक्त वाइफ की इंटेंशन नहीं होती, गुड इंटेंशन भी होगी, लेकिन वो जो कंडक्ट है, जो डिवोर्स में जो क्रूरल्टी की जो डेफिनेशन है और जो इंडियन पीनल कोड में जो क्रूरल्टी
की जो डेफिनेशन है इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें यहाँ पर ये डिफाइन किया हुआ है कि जो भी कंडक्ट है वो विलफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो अनविलफुल जो कोई विलफुल कंडक्ट नहीं है तो वो क्रूरल्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। कि हस्बैंड अपने में बिजी रहते हैं, ध्यान नहीं देते, तो वो विलफुल कंडक्ट नहीं हो सकता है। जो विलफुल कंडक्ट वही होगा जो जानबूझकर, जो मेंस रिया जिसे कहते हैं, एक इंग्रेडिएंट होता है लॉ में मेंस रिया, मींस इंटेंशन टू डू मतलब अ क्राइम। तो ये वाला वर्ड है कि विलफुल कंडक्ट लिखा है कि विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच ऑफ नेचर। तो मतलब अब नेचर का भी ऊपर बता रहे हैं कि जो विलफुल कंडक्ट हो, जो कि इस तरह के नेचर का हो जिसकी वजह से लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड। ये ऐसा कंडक्ट करे कोई मतलब हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड जो इस तरह का नेचर हो जिससे वुमेन जो है वो सुसाइड कर ले। तो ये एक डिफाइन किया क्रूरल्टी को। आगे इन्होंने थोड़ा सा और एलेबोरेट किया, इसलिए और भी लगा दिया थोड़ा साथ में, देखिए और इस डेफिनेशन के आगे इन्होंने एक और वर्ड भी यूज कर दिया है। तो इसमें क्या लिखा है, टू कॉज ग्रेव इंजरी, मींस सुसाइड ना कर पाई हो या सुसाइड ना हो, काफी ज्यादा इंजरी हो जाए, ग्रेव इंजरी हो जाए, जिसकी वजह से जो भी है ट्रीटमेंट लेना पड़े या फिर कुछ ऐसा स्टिग्मेटिक काम हो जाए जो जिसकी वजह से ग्रेव इंजरी हो जाए, बहुत ज्यादा डैमेज मतलब इंजर्ड हो जाए। और आगे और एलेबोरेट कर दिया इस डेफिनेशन को, और करके और लगा दिया कि डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ। देखिए अब पहले तो बोला था सिर्फ जो लाइकली टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड, मींस वुमन अगर आत्महत्या कर ले, और लिखा है टू काज ग्रेव इंजरी, मतलब बहुत ज्यादा कोई जैसी इंजरी कर दे जो कि काफी ग्रेव इन नेचर हो, माइनर इंजरी नहीं ग्रेव इंजरी हो, और लिखा है और डेंजर टू लाइफ, जो लाइफ के लिए खतरनाक हो या फिर उसकी बॉडी का कोई पार्ट हो उसके लिए खतरनाक हो, या फिर हेल्थ जो उसकी सेहत के लिए खतरनाक हो। अब हेल्थ को भी इन्होंने डिफाइन किया है वेदर फिजिकल और मेंटल, मींस मानसिक तनाव हो जाए उसको, लेडी को मानसिक जो टॉर्चर हो जाए, स्टेट जो मेंटल हो, जरूरी नहीं कि वो फिजिकल इंजरी हो, एक मेंटल इंजरी भी हो सकती है, मतलब मेंटल जो हेल्थ भी अगर उसकी अफेक्टेड हो रही है जिसकी वजह से उसको कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़े या कुछ सर्टिफाई करे कोई डॉक्टर, तो इस तरह की मेंटल जो अगर हेल्थ अफेक्टेड हो रही है तो वो भी क्रूरल्टी के डेफिनेशन में आएगी। वेग स्टेटमेंट्स के लिए कोई यहाँ पे स्थान नहीं है, यहाँ जो भी बताया गया है वो लीगली ही बताया गया है, जो भी इंग्रेडिएंट्स अगर मैच कर रहे हैं। तो अब देखिए अगला पोर्शन बताया बी पोर्शन। ये तो क्रूरल्टी, ये तो नैरो हो जाती है अगर डेफिनेशन जो है क्रूरल्टी की, मतलब जो लाइकली टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड, और टू कॉज ग्रेव इंजरी, और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ ऑफ द वुमन। तो ये तो डेफिनेशन अगर क्रूरल्टी की देखिए तो काफी नैरो हो जाती है। अब इसलिए थोड़ा सा और एलेबोरेट किया गया, बी पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है, वो है हरासमेंट। हरासमेंट का वर्ड डाल दिया गया, हरासमेंट ऑफ द वुमन, वेयर सच हरासमेंट इज विद द व्यू टू कोर्सिंग हर और एनी अदर पर्सन रिलेटिंग टू हर। देखिए यहाँ पे पूरा देखिए क्या मतलब हुआ, हरासमेंट ऑफ द वुमन वेयर सच हरासमेंट इज with the view to coercing her, मीन्स कुछ तरह की थ्रेट दी जाए उसको, इस तरह का कुछ जो टॉर्चर किया जाए जिसकी वजह से, और एनी पर्सन रिलेटिंग टू हर, मीन्स जरूरी नहीं उसी को टॉर्चर की जाए, बल्कि जो कोई ऐसा कोई पर्सन हो जो कि जो उससे संबंधित हो, मतलब जो उसके रिलेशन में हो। टू और रिलेटेड टू हर, आगे भी वर्ड यूज किया टू, मीन्स थोड़ा सा इसको इन्फिनाइट किया, इसको उस सेंटेंस को इन्फिनाइट वर्ड यूज किया गया, टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, मीन्स उस ऐसे पर्सन को हरास किया जाए जो कि रिलेटेड हो, उसे कहा गया हो कि अनलॉफुल डिमांड ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं कि डाउरी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, अनलॉफुल डिमांड की जाए उस प्रॉपर्टी की, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी इज ऑफ अकाउंट फेलियर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटिंग टू हर टू मीट सच डिमांड। तो देखिए ये हरासमेंट की डेफिनेशन थी। अब अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, सावित्री देवी वाला के वीडियो था, जो अगर नहीं देखा तो उसे आप देखिए जरूर। तो वहां पे क्योंकि हरासमेंट की जो डेफिनेशन थी वो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने काफी अच्छे से एनालाइज किया था, क्योंकि यहाँ पर जो निकल के आ रहा है हरासमेंट का, उसमें काफी जो लीगल पॉइंट्स हैं वो काफी हाइड अप है। आप कोई भी कह दे कि मुझे हरासमेंट हुई है
तो ये वर्ड्स जो हरासमेंट किस तरह की हरासमेंट हुई है, तो ये हरासमेंट तो डिफाइन कर दिया है यहाँ पे कि कोर्सिंग हर टू मीट एनी टू कोर्सिंग हर और एनी पर्सन रिलेटिंग टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड और एनी प्रॉपर्टी की भाई आप प्रॉपर्टी लाओ, या कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी लाओ, और या फिर नहीं ला सकी हो उसकी वजह से, वैसे शादी हो गई उसकी वजह से नहीं सामान ला सकी हो, जो कि या फिर उस ऐसे पर्सन को जो कि रिलेटेड हो कि भाई ये सामान तुम लाए नहीं हो और आप ये इस डिमांड को कंप्लाई करो। तो ये जो वर्ड है हरासमेंट के अंदर डाला हुआ था। लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें माननीय मैंने डिस्कस किया उस वीडियो में, जो एक सावित्री देवी का जो जजमेंट आई थी उसमें माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने हरासमेंट को डिफाइन किया था। उसमें बताया था कि कांस्टेंट इंटिमिडेशन और कांस्टेंट इंटरफेरेंस होनी जरूरी है, पर रेगुलर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार कह दिया किसी ने तो ये कि एक बार किसी को कह दिया कि मतलब ये डॉवरी का सामान ये अच्छा नहीं लाए हो, या फिर आपके जो दिए हुए सामान है हमें पसंद नहीं आया, तो एक बार या दो बार कह लेने से नहीं होती। हरासमेंट मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट इंटिमिडेशन होना चाहिए, कांस्टेंट जो इंटरफेरेंस होना चाहिए जिसकी वजह से उसको मेंटल हरासमेंट हो, जिसकी वजह से उसको हरासमेंट हो, जरूरी मेंटल हरासमेंट हो। तो ये तो हरासमेंट को डिफाइन किया। अब सवाल उठता है, जब भी कोई कंप्लेंट लेके जाते हैं, कोई भी मैरिड वुमन कंप्लेंट लेके जाएगी पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट में कुछ ना कुछ एलिगेशंस होंगी। अब ये देखिए पुलिस जो है वो सिर्फ एलिगेशंस को ऑन रिकॉर्ड में लेगी और एलिगेशन के जो इंग्रेडिएंट्स है किस सेक्शन के साथ मैच कर रही है उस सेक्शन के अंदर वो कंप्लेंट को बना देगी और उस सस्पेक्ट बना के एफआईआर रजिस्टर कर लेगी और फिर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट डाल देगी। बाकी सारा काम कोर्ट का के ऊपर छोड़ देती है कि ये कोर्ट को देखना है कि जो एलिगेशंस है वो सही है कि गलत है। वो उसको अगर जो कंप्लेनेंट है वो उसको एविडेंस के द्वारा एलिगेशंस को प्रूव कर देता है तो फिर वो अपना केस प्रूव कर देता है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। बाकी सही एलिगेशंस वेग भी हो सकती हैं और अनसब्सटेंशिएटेड भी हो सकती हैं, और जो कुछ कई बार इतनी ज्यादा वेग होती हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी 498 के सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन जो पुलिस है फिर भी इसमें लगा देती है 498 के अंदर। तो तब उसके पास क्या रेमेडी रह जाती है? तब उसके पास रेमेडी रहती है कि जहाँ तो क्वेश्चन के ऊपर जाए, चार्जशीट फाइल हो जाए। उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको आसानी से वो वीडियोस लोकेट हो सकते हैं। तो पुलिस का काम सिर्फ ये है कि आपकी जो कंप्लेंट को रिकॉर्ड में ले लेगी, विटनेस जो भी 161 सीआरपीसी के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो रिकॉर्ड कर लेगी और इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, बाकी सारा काम कोर्ट के ऊपर छोड़ देती है। वो अपनी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित रखती है कि हमने डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं, अपनी कंप्लेंट बना ली है, स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस ले लिए हैं, जिससे प्राइम फेशिया केस जो एलिगेशंस ट्रैक लगी हुई है। कई पुलिस पर्सन को अगर ट्रेनिंग मिली होती है तो वो फाइनल चार्जशीट में ही एक्सोनरेट कर देते हैं, उन्हें कहते हैं कि हाँ ये केसेस नहीं बन रहा है, आगे जाके क्विटल होगा, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन में से ही उनको निकाल दिया जाता है। तो ये तो इफेक्टिव पुलिसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से हर स्टेट गवर्नमेंट पुलिस पर्सनल्स को ट्रेन कर रही है, किस तरह से डील कर रही है, और एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल वे में कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सारी काम जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, वो अपनी जो पुलिस को किस तरह से ट्रेन करती है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट साथ में बता रहा हूँ, ये है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आता है कि एक तो पहले बताया है कि सेक्शन 498 यहाँ तो अब हो गया। अब एक यहाँ तो कहीं नहीं लिखा इस सेक्शन 498 क्या है, कहते हैं हाँ जी केस रजिस्टर्ड हो गया तो फिर अब हमें क्या करना है इसमें, ऐसा नहीं है। देखिए 498 का केस है वो एक नॉन बेलेबल है, लेकिन इंडियन पीनल कोड में नहीं लिखा, लेकिन इसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो डिफाइन किया गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसे किस श्रेणी में रखा गया है, देखिए इसमें डाला गया है कॉजनेबल। देखिए ये चैप्टर है, ये चैप्टर का जो मैं इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अगर आप देखेंगे, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता क्या है पहले उसे एक बार ध्यान लीजिए। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक प्रोसीजरल लॉ है, मींस कोई भी कोर्ट कोई भी पुलिस एक तय प्रोसीजर से चलती है, काम करेगी। जो भी पुलिस कोर्ट सबका पावर है सिर्फ अपनी प्रोसीजर, इसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली काम करना। अगर कोई कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से हट के काम करती है तो वो जो भी उनका जो डायरेक्शन है, जो इन्वेस्टिगेशन, वो गैर कानूनी गिनी जाएगी, इलीगल गिनी जाएगी। अभी जैसे अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, इसमें मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की एक जजमेंट आई थी और एक सोशल एक्शन फोरम की जो जजमेंट थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन के द्वारा, रिट पिटीशन के सुनते समय जब फाइनल डायरेक्शंस दी, तब कहा कि
थी राजेश शर्मा की जो जजमेंट थी, जिसमें माननीय 2 बेंच के जो ऑनरेबल जजेस ने कुछ गाइडलाइंस फ्रेम कर दी थी, वो फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाने के लिए। तो फैमिली वेलफेयर कमेटी का जो कहा कि माननीय 3 बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर नहीं आती है ये चीज। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट शेड्यूल। इसमें अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का अगर आप देखेंगे तो इसका एक फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर सारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं, सारे सेक्शंस डिफाइंड है, और जो सेक्शंस है वे 109 से स्टार्ट होते हैं। इसको क्लासिफाई किया गया है ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पिनल कोड। तो ये शेड्यूल्स के अंदर कौन से है, एक तो सेक्शन है, ऑफेंस है, पनिशमेंट डिफाइंड है। आप ये इंपॉर्टेंट पोर्शन पर जाइए, देखिए ये लिखा है कॉजनेबल और नॉन कॉजनेबल, और फिर लिखा है बेलेबल और नॉन बेलेबल, बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल। तो ये सारी बातें जो है ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आएंगी। अब जैसे 498 का केस है, हाई कोर्ट में नहीं चला सकते उसको 498 का केस, क्योंकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो अलाउ करता है, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। ये देखिए, इसे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ये डिफाइन करता है कि किस कोर्ट में चलना चाहिए केस, ये कॉजनेबल है कि नॉन कॉजनेबल। अब कॉजनेबल नॉन कॉजनेबल को भी एक बार जान लीजिए। कॉजनेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस को पावर होती है बिना वारंट के अरेस्ट करने के, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अगर कोई भी कंप्लेंट कॉजनेबल है तो वो जो भी सेक्शन अगर कॉजनेबल के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है तो पुलिस की पूरी पावर होती है जो उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट डाली है बिना वारंट के अरेस्ट करने की। तो इसलिए वो कहा गया कॉजनेबल। फिर दूसरा बताया कि बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल नॉन बेलेबल डिफरेंस ये है कि बेलेबल कई तरह के ऑफेंसेस होते हैं, जैसे सिंपल हर्ट का हो गया केस, या फिर कोई रोड एक्सीडेंट में कोई होती है 304A का जो हो गया, तो वो बेलेबल ऑफेंसेस है। चाहे जैसे मर्जी उसने गाड़ी में से मतलब लग गई हो या गाड़ी से कोई किसी की डेथ भी हो गई हो, तो वो ऑफेंसेस सारे बेलेबल है। मींस पुलिस के पास पावर होती है बेल देने की। पुलिस रजिस्टर करती है कंप्लेंट और कहती है कि पर्सनल डिटेल्स वगैरह ले लेती है और फिर एड्रेस वगैरह वेरीफाई कर लेती है, फिर ये कहती है कि आपको बेल दे दी गई है। जब आपके पास कोर्ट से समन आएगा तो आपको वहां पे हाजिर होना होगा। लेकिन जो नॉन बेलेबल है उसमें पुलिस के पास पावर नहीं होती है। तो इसलिए दोनों ऑफेंसेस को पर ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं इसी 498 के केस के अंदर। अब ये इसमें क्या लिखा है, देखिए 498 के केस को डिफाइन किया गया है 3 साल की सजा है, लेकिन इसे कह दिया गया कॉजनेबल if information relating to the commission of offense is given to the officer in charge of the police by the person aggrieved with the offense or any other person related to blood by any person लिखा है to such class or the category of the person on this behalf। तो मीन्स ये कॉजनेबल है, मीन्स पुलिस की पावर है कि अरेस्ट करने की। लेकिन कुछ डायरेक्शंस आ चुकी हैं, अगर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें डायरेक्शंस आ चुकी हैं। तो पुलिस पहले वुमेन सेल के पास भेजती है, फिर आपको नोटिस देगी 41A CRPC के तहत कि आप थाने आके अब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। मीन टाइम आप एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अब डायरेक्शंस आ चुकी हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की। मैंने एंटीसिपेटरी बेल का भी एक वीडियो बनाया है, उसे भी आप देखेंगे। तो अब अगर कोई भी वुमेन सेल के अंदर भी है, अगर कुछ रूटीन मैनर पे अगर आपको लग रहा है कि FIR रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपको थ्रेट मिल रही है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं FIR रजिस्टर होने से पहले। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है। खैर, अब इस वापस इशू टॉपिक पे आते हैं। फिर आगे लिखा है नॉन बेलेबल। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ये एक ऑफेंस जो है कॉजनेबल है, मींस पुलिस पावर है अरेस्ट करने की। दूसरा बताया है कि नॉन बेलेबल, कि पुलिस आपको बेल नहीं दे सकती है। अगर केस रजिस्टर्ड हो जाता है तो FIR रजिस्टर्ड हो जाती है तो बेल नहीं दे सकती है। बेल सीधा आपको सेशन कोर्ट से ही लेनी पड़ेगी, अगर एंटीसिपेटरी बेल ले रहे हैं या फिर रेगुलर बेल ले रहे हैं। रेगुलर बेल तो अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती तो रेगुलर बेल की आवश्यकता नहीं है। ये भी मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप उसे ध्यान से देखिए। आगे देखिए, फिर ये लिखा है मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो मींस ये कोर्ट जो ट्रायल है ये हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अगर दिल्ली में बॉम्बे मेट्रो में रह रहे हैं, वहां मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, वो उनकी कोर्ट में लगेगा। और अगर कोई छोटे शहरों में हैं जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनी हुई हैं और मेट्रोस नहीं है, मतलब एक रूरल साइड्स पे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट साइड्स पे हैं, तो वहां पे चलेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC की कोर्ट में ये केस ट्राइड होगा। तो ये तो 498 का था। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है सेक्शन 198 CRPC का। देखिए, सेक्शन 198 CRPC क्या कहता है, ये बताता है प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन
498 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अब देखिए कोई भी कंप्लेंट है 498 की, वो कौन डाल सकता है? जाहिर है वुमेन डालेगी जो पुलिस स्टेशन जाएगी, या फिर कोई रिलेटिव होगा वुमेन का, वो डाल सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन कहे कि मैं एक वॉलंटियर हूं या एनजीओ हूं, वो कंप्लेंट डालना चाहे तो वो नहीं डाल सकते, क्योंकि ये बाहर है सेक्शन 198 सीआरपीसी के तहत। वो इंकरेज कर सकते हैं वुमेन को कि आप कंप्लेंट डालिए, साइन कंप्लेंट कीजिए, रजिस्टर पुलिस स्टेशन जाइए, या फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में ही या जेएमएफसी की कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट 156(3) या फिर 190-200 सीआरपीसी के तहत भी डाल सकती हैं। तो ये सिर्फ वही डाल सकती हैं जो वुमेन है, या फिर रिलेटिव ऑफ द वुमेन है, या फिर वो जो कि ब्लड रिलेटेड, ब्लड मैरिज या ब्लड मैरिज से या अडॉप्शन से वुमेन से रिलेटेड है। तो अभी हम इसके सेक्शन को भी एक अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं क्या था इसमें। इसको देखिए, ये लिखा है नो कोर्ट, ये लिखा है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी एक्सेप्ट, कहते कोई कोर्ट की पावर नहीं है कि कॉग्निजेंस लेने की कि सेक्शन 498 आईपीसी एक्सेप्ट अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। जो मान लीजिए अगर किसी ने कंप्लेंट डाली है तो पुलिस की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी को कोर्ट या कॉग्निजेंस ले पाएगी। कोई जाए चलता आदमी कहे कि मैं डाल देता हूँ कंप्लेंट 498 की, वो नहीं। तो पहले अगर वो पहले थाने में जाएगी, कंप्लेंट थाने में रजिस्टर्ड होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, जब पुलिस फाइनल चार्जशीट डालेगी तभी जाके जो है कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेगी। अब आगे और भी इलेबोरेट किया इस डेफिनेशन इसको सेक्शन को, और अपॉन ए कंप्लेंट मेड बाय द पर्सन एग्रीवीड बाय द ऑफेंस। जो एग्रीवीड बाय द ऑफेंस कौन हुए? वुमेन। जो वुमेन है, जो मैरिड वुमेन है, वही एग्रीवीड फॉर द ऑफेंस होगी। साथ में लिखा और अपॉन ए कंप्लेंट। और अपॉन ए कंप्लेंट मींस जरूरी नहीं कि वो एफआईआर हो, सीधा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जेएमएफसी कोर्ट में भी 156(3) के तहत भी कंप्लेंट डाल सकती हैं, या फिर 190-200 सीआरपीसी प्राइवेट कंप्लेंट करके भी डाल सकती हैं, अगर जब मजिस्ट्रेट साहब उसके बेसिस पे कॉग्निजेंस लेंगे। तो ये लिखा और अपॉन द कंप्लेंट मेड बाय द पर्सन एग्रीवीड बाय द ऑफेंस, और लिखा और आगे और एलेबोरेट किया। मींस अगर कल को वुमेन नहीं रहती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए और आगे पावर्स दी हैं। और बाय हर फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर, और बाय हर फादर्स और मदर्स, ब्रदर और सिस्टर, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट, और बाय एनी अदर पर्सन टू हर बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। तो ये सारी कैटेगरी के लोग हैं, यही कंप्लेंट डाल सकते हैं। जैसे पिताजी लड़की के, माताजी, भाई, सिस्टर, और बाय फादर्स, और मींस फादर्स के जो ब्रदर हैं, और जो फादर्स के ब्रदर या मदर्स के ब्रदर हैं, और सिस्टर है, मींस जो फादर के कोई भाई हैं जैसे चाचा जी हो गए, जब मदर के जो भाई हैं मामा जी हो गए, या फिर उनकी जो सिस्टर जो है, फादर की जो सिस्टर क्या कहते हैं उनको, वो जो भी हैं उनको कहते हैं विद द लीव ऑफ द कोर्ट, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय एनी अदर पर्सन रिलेटिंग टू हर बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। तो ये सारे जो रिलेटिव्स के जो नाम दिए गए हैं, जैसे हाँ फादर की जो सिस्टर हुई बुआ जी, तो उन सबको यही लोग जो हैं वो कंप्लेंट डाल सकते हैं, जो चाहे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चाहे पुलिस स्टेशन के पास। तो मैं इनके अलावा कोई थर्ड पर्सन जाए कि वॉलंटियर हूँ, नेबर हूँ, उनकी जो कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ जो है इन्हीं पर्सन्स की कंप्लेंट पे लिया जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, तो ये था मेरा थोड़ा सा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो बनाया था, ताकि जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जितनी मिल जाए कम नहीं बेकार नहीं जाती है। ये इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ आपको जरूर फायदा हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के वीडियोस समय समय पे आपके समक्ष आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।